मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा दिया क्या? मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा दिया? नहीं नहीं, वो तो पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल हो गए थे उसके। चलो भाई स्टार्ट करें। हो गई? अरे बातें नहीं करनी यार। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डी एंड ए ब्लॉक तो चैप्टर है, नहीं है जी? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है शायद, उसमें दोनों चैप्टर दिए ना। डी एंड ए ब्लॉक को तो जब कैसे कर पाओगे? डी एंड ए ब्लॉक को नहीं करोगे तो उसको कैसे करोगे? कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेशन में वही तो है। कब खत्म हो रहे हैं? तो सही रहेगा ना, रिवीजन हो जाएगा। क्या क्या सब्जेक्ट है, कब कब है? फिर क्या करें बताओ? बाद में ले उनको। चलो टेस्ट एक क्या होता है कि पढ़ाई चाहे कितनी हो जाए लेकिन पेपर नहीं होना चाहिए, हैं? ठीक है, चलो कोई ना, अपन ऐसा करते हैं, देखो आप एक चीज याद रखें बेटा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है? आप देखोगे तो मंडे से पहले आता है संडे, और इधर मंगलवार ट्यूसडे, और फ्राइडे से पहले थर्सडे गुरुवार आता है। तो बताओ मंडे को किसका टेस्ट दोगे आप? बोलो। ठीक है, तो मंडे को आप पढ़ो बेटा बायो एंड मैथ। बोलो, कोई परेशानी? बायो एंड मैथ। उसके बाद में वेडनेसडे को केमिस्ट्री का दो, और फ्राइडे को फिजिक्स, ठीक है? आगे बात समझ में? एक एक दिन के गैप है बीच में। अब अपना टेस्ट शेड्यूल अपन डाल देंगे आपको किस तरीके से करना है। तो बायो वाली मैम को आप बोल दोगे और मैथ वाले सर को बोल दोगे, ठीक है? कौन सा टेस्ट चलेगा?
आपको 10 नंबर का, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स, और कम से कम 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, 30 से 40 मिनट में। हाँ, 30 से 40 मिनट में क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट। आगे बात सुनिए, ऐसा पेपर, ठीक है। उसके अंदर ये चलेगा। इसके बाद में हर 15 दिन के बाद में आपको मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है ना, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, हर 15 दिन के अंदर पूरा ही पेपर बनेगा। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपका होगा 45 मार्क्स का, या फिर अपन करें 180 मार्क्स का। कितने का, 180 मार्क्स। और 180 का मतलब 3 का भाग दे लो, 60, 60 और 60। मतलब आपके 2 पेपर ऐसे होने चाहिए जिसके अंतर्गत आप क्वेश्चन में अप्रोच करोगे कैसे, वो सॉल्व करने। अब ये सभी बच्चों को देना जरूरी नहीं है। जिनको बस यही करना है कि मेरे को बोर्ड पास करना है, तो वो बच्चे तो कोई टेंशन लेने इनकी, उनको दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो अपन का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन 10-10 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो हर सप्ते आपको देने हैं, वो आपको खुद को ही एक्टिव होके पेपर बनवाने हैं टीचर से, ठीक है। समझ रहे हो, तुम ढीले पड़ गए तो टीचर का क्या है, वो तो पढ़ा के थ्योरी को निकल लेगा। अब तुम्हें ही एक्टिव होना है, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा ही आएगा। हमारी तो जो मार्कशीट छपनी थी वो छपा गई पहले ही, ठीक है। अब तुम्हें अपनी छपवानी है, तो अच्छी छपवानी है, बेकार छपवानी, बताओ, बोलो, बेकार, अच्छी छपवानी है। क्योंकि यही परसेंट, अगर किसी को अच्छे कॉलेज से बीएससी वगैरह करना है, नर्सिंग वगैरह करना है, तो 12th की परसेंट बहुत मायने रखती है। आगे बात समझ में, बीएससी में महाराजा कॉलेज 95 से कम पे नहीं मिलता है, 95 से कम परसेंट आती है उनको कॉलेज ही मिलता ही नहीं है, ना महाराजा ना महारानी, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी के लिए। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग में भी आपको क्लास 12th का सिलेबस आता है पूरा, और यदि एम्स वगैरह का पेपर दोगे तो क्लास 11 का भी आता है, जो 100 मार्क्स का होता है करीब। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। आगे बात समझ में, जितने ज्यादा तुम एक्टिव रहोगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप ढीले पड़े रहोगे तो टीचर का क्या, थ्योरी करा करोगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको सोचना है आपको नंबर लेके आने या नहीं आने, ठीक है। अपन जोर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपन की कोचिंग है, टीचर क्यों जोर लगाएंगे बताओ। अपन अपना भी इसमें स्वार्थ है, आपको लगता है कि नहीं है, अपना स्वार्थ है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारे पास अगले साल बच्चे और अच्छे आएंगे, ये तो हमारा स्वार्थ है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका कोई स्वार्थ थोड़ी है, वो तो बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब आप खुद देखो कि आपको कैसा पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए खुद एक्टिव होकर के सारे चैप्टर, अपने केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है एक बुक, ठीक है, सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, कम से कम 1.5 महीना लगेगा मेरे को उसमें। मतलब मेरा सिलेबस आपका 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, 30 सितंबर या 15 अक्टूबर तक खींच के। उसके बाद में फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही अपने पास तो ले दे करके। तो इसलिए आप जिसका भी सिलेबस पीछे चल रहा है, अब मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे अपन, संडे वगैरह की अब छुट्टियां बंद, ठीक है, क्योंकि अब रिदम में आ गए हो, खूब छुट्टियां मना ली गर्मियों की छुट्टियों में, ऐसे करके अब आपको रेगुलर आना है। दीपावली तक करा करोगे फ्री करें, उसके बाद में फिर अपन रिवीजन क्लास लगाएंगे ताकि रिजल्ट कुछ मिले। थ्योरी तो किताबों में भी लिखी पड़ी है, ठीक है, तो उससे तो होना जाना कुछ है नहीं। अपन क्वेश्चन अप्रोच करें, कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन नीट पूछ रहा है, कैसे बीएससी नर्सिंग पूछ रहा है, आएगा तो इन बुकों से ही 11th 12th वाली से, तो अपन उस पर मेहनत करेंगे। अब मेहनत आपको करनी है, बातों से कुछ होने जाना है नहीं है। मैं अच्छी अच्छी बातें करके आपको गुमराह कर दूं, लेना देना क्या है। पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ये अपना टारगेट मेन, ये खुली बातें होती हैं, ठीक है। वो आप खुद जब करोगे ना सॉल्व तभी होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको भी मेहनत करनी है, हम तो मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत से तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं चाहे आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ करा दूं और आप नहीं करो तो कोई लेना देना नहीं है। और मैं यदि 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप 2000 करने की टेंडेंसी रखते हो अपने अंदर, 2000 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको ही फायदा है उनसे, ठीक है, क्योंकि मेरा ज्ञान बढ़ेगा उससे, तो मैं क्वेश्चन करूंगा तो इसलिए आप समझें कोई भी चीज को। अब आज आपका टेस्ट हुआ था स्कूल में, सॉल्यूशन चैप्टर का हो गया था। सॉल्यूशन में से कुछ क्वेश्चन मिले बाहर आपको, वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है, तो मैं वो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट के लिए, उससे निकाल लेते, उसका एक्स निकल जाता।
आपको एनसीईआरटी में दे रखा है 0.9% NaCl होता है ब्लड के साथ में। तो एग्जाम्पल लिख देते। आगे बात समझ में। आइसोटोनिक का मतलब है जिनके वेपर प्रेशर समान होते हैं, और वेपर प्रेशर उनके समान होते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी से लिख लो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। चलो भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अपन ने जीरो ऑर्डर की बात कर रहे थे। एक्चुअल में ऑर्डर होती क्या है, बताओ भाई, ऑर्डर क्या होती है? पढ़ाई किया करो नहीं, मैं। ऑर्डर का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, जो भी रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, उसमें जो भी अपनी स्टोइकियोमेट्री दे रखी है, उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा को अपन पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं भैया? ऑर्डर बोलते हैं, ओटी बोलते हैं, ठीक है। यदि मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेट, तो क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो लिखो, लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional, is directly proportional to the first power of, to the first power of reactant, reactant। और ब्रैकेट में लिख लो मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? मोलर कंसंट्रेशन की। इज नोन एज, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात समझ में? अपने को किताबी डेफिनेशन लिखना आना नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं लेना। अपन को जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, उसको यहाँ लिख दो सही तरीके से। लिखो, किसी अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की, अभिकारक की मोलर सांद्रता के, अभिकारक के मोलर सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसके प्रथम घात के समानुपाती होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। किधर गए हो? ये मिटा दिया क्या? चलो भाई, अब अपन बात करें बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन की, ठीक है। आपको पेपर के अंदर डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। सभी का ध्यान सामने होना चाहिए, बातें नहीं करनी बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। कितने का आएगा? 3 का। अब देखो, रिएक्टेंट से हमेशा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। अगर मुझे इसका रेट लिखना है तो रेट इक्वल टू क्या आएगा बेटा? के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो अपन बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। आगे बात समझ में? अब मुझे इसका लिखना है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या लिखना है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो क्या आएगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं इसे रीअरेंज कर दूं, रीअरेंज करके मैं आर को इधर ले आऊंगा, डी टी को इधर ले जाऊंगा। तो बताओ भाई, डी आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब 1 को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। इक्वल टू के डी टी आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या लेंगे अपन? इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेना भैया? इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, ठीक है। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब समाकलन कर दो भैया। समाकलन करोगे तो बताओ, बताओ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी अपॉन आर का समाकलन करना है आपको, इक्वल टू समाकलन के डी टी। करोगे कि नहीं करोगे? बोलो भाई। समाकलन का मतलब है सांप बना देना है आपको, ठीक है। विद लिमिट करना है, विदाउट लिमिट? विदाउट लिमिट। विद लिमिट करोगे तो आप डाटा रखोगे तो सेम आंसर एक बार में निकल जाएगा वो। लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है भैया सिस्टमेटिक चलना है अपने को, क्योंकि काफी बार टीचर को नहीं आता तो टीचर नंबर काट लेता है,
ठीक है, तो एनसीईआरटी तो देख लेता कभी बार पेपर में खोल के, ये एनसीईआरटी से आया तो देख लेता हूँ क्या लिखा है। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो बताओ भाई, अब देखो ये एक्चुअल में 1/r और dr है। क्या है? 1/r और dr। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है भैया ln r। क्या आता है? ln r। आगे बात समझ में? माइनस साइन चल रहा है तो माइनस साइन साथ ही चलेगा। आगे बात समझ में? तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ dr अपॉन r का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आ जाएगा भैया? माइनस ln r आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। और के डी टी का क्या आ जाएगा? के इंटू टी प्लस, अब मैंने सी लिखा था उस दिन तो आज मैं सी लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ भाई सी बराबर क्या है? यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब मैंने कहा कि t बराबर 0 पर, किसमें भैया? t बराबर 0 पर जो r है, कंसंट्रेशन ऑफ r है, वो किसके बराबर है बेटा? r0 के बराबर है। आगे बात समझ में? मतलब t बराबर 0 का मतलब है कि रिएक्टेंट क्या है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन में। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख के देखूंगा तो बताओ भाई ln r0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो बताओ भैया सी बराबर क्या आ गया? ln कंसंट्रेशन ऑफ r0 आ गया। क्या आ गया कि नहीं आ गया? अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 सी क्या है? यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अर्थात आपको सी की वैल्यू को कहाँ पुट करना है भैया? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब आप पुट करोगे तो बताओ क्या आया? ln कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू के टी माइनस, अभी माइनस है तो माइनस साथ ही चलेगा, ln कंसंट्रेशन ऑफ r0। आएगा कि नहीं आएगा? कोई परेशानी किसी को? बोलो, नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ क्या मैं इसको इधर ले आऊं? इसको इधर ले आऊं क्या? किसमें आएगा? प्लस में। किसमें आएगा? प्लस में। तो क्या ln कंसंट्रेशन ऑफ r0 माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ r आएगा कि नहीं आएगा? ये पीछे आ जाएगा माइनस वाला। ठीक है, इक्वल टू किसके आ गया? के टी के। आया कि नहीं आया? अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ln a अपॉन b क्या होता है? ln a माइनस ln b होता है कि नहीं होता? बोलो भाई। या मैंने बोला भैया log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? सिखाया था कुछ ऐसा चीज? तो अभी वैल्यू आप यहाँ देखो, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या मैं के टी को तो इधर लिख लूं? अब बराबर में तो दोनों चीजें बराबर होती हैं, तो के टी को मैं इधर ले आया, इसको मैं उधर ले गया, तो माइनस में हो गया, माइनस माइनस दोनों कट गए आपस में। ठीक है, तो बताओ क्या मैं इसको ln कंसंट्रेशन ऑफ r0 डिवाइड बाई r लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो, कोई परेशानी किसी को? अब ये ln दोनों पर है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ क्या k इक्वल टू 1/t ln कंसंट्रेशन ऑफ r0 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ r लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बोलो, ln क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है बेटा। क्या होता है? नेचुरल लॉग। अब इसको इसमें चेंज करना है लॉग में, तो लॉग की बेस की 10 में अपन चेंज करते हैं तो 2.303 का क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे इसका लॉग में चेंज करूंगा तो k बराबर आएगा 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ r0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r, और अपॉन में t तो चल ही रहा है। यही फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकल के आता है, जिसे अपन क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। आगे बात समझ में? कोई परेशानी यहाँ तक? बोलो। अब आपको पता करना है कौन क्या क्या है यहाँ। चलो पता कर लें, ये सारा सेट कर दूंगा मैं। आप बताओ बताओ टी क्या है बेटा? यहाँ टाइम है। क्या है? टाइम। ठीक है,
बताओ के क्या है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन को बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, क्या बोलते हैं? प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और रेट कांस्टेंट को बोलते हैं वेग नियतांक, क्या बोलते हैं बेटा? वेग नियतांक। और टाइम को तो आप जानते ही हो, समय बोलते हैं, ठीक है। आर क्या है? बोलो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ आर, बोलो बोलो, किधर गया? आर क्या है? बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, टी टाइम मतलब टी टाइम के बाद में जितना बचेगा उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं है। आगे बात समझ में? अब यहां तक कोई परेशानी हो बताओ। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता टी समय के बाद, टी समय के बाद, बोलो दिख रहा है सब कुछ? क्या क्या नहीं दिख रहा तुम्हें अब? दिख रहा है? देखेगा, इसको दिखना ही पड़ेगा। चलो भाई एक एक को उतारो इसको, पहले इसको उतारो। ये तो दिख रहा होगा सभी को? दिख रहा है? चलो इसको उतारो। तो भी आंसर आ जाए, सेम आता, अभी करके बता देंगे। चलो वो भी सही है। उसको मैथ वाले उसको सीधा ही कर देते हैं, पर उसमें सी नहीं आता कहीं भी, सी का कोई लफड़ा ही नहीं आता। तो बढ़िया लगता है। हाँ, सी नहीं आती। एल एन पे ये ब्रैकेट में आर कैसा है? के टी प्लस सी, इसका मान आएगी के डी टी का, के डी लिख देंगे के टी प्लस सी। के टी कहाँ है? सी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, समाकलित। लेकिन सभी उनके सही है। इसका समाकलन किया तब, समाकलन नियतांक। अच्छा डी, डी का मान डी को हुआ क्या नाम से डी एल एन हो गया, डी का मान एल एन है, के डी का के टी प्लस सी। हाँ, के टी और सी कांस्टेंट है। हो गया? लिख लिया? लिखो लिखो।
अब जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था कि 40 मिनट में वो रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई है, 30%, ऐसा था ना। तो 30% कंप्लीट होने का मतलब आप यहाँ 30 रखोगे, 70 रखोगे, 70। वो लिखा दूंगा अभी, आप जो तुम्हें कराइए ना वो ऐसे मैं लिखा दूंगा उसको। एक बार आप ये लिखो, पर अपन और देखते हैं इसका एडवांस रूप, क्या एडवांस रूप है। बोर्ड में तो यही करके आनी है 3 नंबर में, तभी नहीं कर, कुछ भी कर लो, आर और ए तो ही मानते हैं, इसमें और तो कुछ है नहीं। अब उतार लेगा आपने ये, कहां तक पहुंच गए, लास्ट। हाँ, इधर बॉयज में भाई हो गया काम। तुमने ये स्पेशल स्कूल देखा है क्या, यहाँ जामडोली के अंदर स्पेशल स्कूल है ये, जहाँ थाना खुला है ना उसके अंदर, देख लिया अंदर से आगे कौन रहते हैं उसमें, उसमें गए होगे तुम। और उसमें क्या, मैंने बीएड किया अभी, बीएड किया, बीएड। अब मैं पहले दिन गया था ना, जिस दिन मैं पहले दिन गया था वहां, तो पहले दिन क्या है वो, मतलब इतने वो बच्चे हैं कि वो हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं, राधे राधे, वो सब कुछ करते हैं वहां। ठीक है, अब पहले दिन अगर कोई जाएगा ना तो उसको ये डर रहता है कि ये पकड़ लिए ना इन्होंने, अब वो टीचर कहेंगे इसमें अंदर बैठो। मैं कहा अंदर कहाँ बैठे हैं, इसमें ये अभी पकड़ ले किसी को तो क्या। अब मैं कल क्या है, जैसे अपन गए ना रेगुलर 2 साल गए, तो मैं जाता रहता, मेरे वो सब जानकार, मेरे नाम वो भूले नहीं अभी तक। तो उनको क्या चॉकलेट वगैरह ऐसे कुछ चाहिए तो उनको दे दो फ्री। अब कल क्या हुआ, जैसे प्रैक्टिकल था कल वहाँ, तो हम जैसे क्लास के अंदर गए ना, तो उस पंखे की चलते चलते पंखड़ी टूट गई। पंखा चल रहा है और पंखड़ी बीच में से टूट जाती है। अब वहां एक बच्चा था ना, वो स्पेशल था, और अभी क्या चल रहा है, सावन चल रहा है। अब वो शिव जी के यार क्या बोल रहा था खुद ही, जैसे शिव जी का नाम ले रहा था, हनुमान जी का नाम ले रहा था, और जस्ट नीचे बैठा था वो, उसके उसके टच भी नहीं हुई वो पंखड़ी। और मेरे साथ ही था एक लड़का, उसको वो भी साइड में से निकला, उसके भी नहीं लगी। नहीं, बाकी जो पंखड़ी एक गिरती है ना तो किसी को काट सकती है। तो मतलब भगवान तो है, भगवान है या नहीं है। अगर किसी और के, अब वहाँ एक मैडम खड़ी थी, अब गिरनी किसी ऊपर चाहिए थी, वो मैडम के ऊपर, मैडम को ज्यादा टेंशन हुई, और जो उसके नीचे बैठे हैं लड़के उनको कोई टेंशन ही नहीं है, वो थोड़ी देर बाद ही सही हो गए। तो इसलिए वो बच्चों को आप मिलोगे ना, तो वो बच्चे क्या है, वैसे अब पहली बार जो मिलता है ना वो तो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उनकी जो हाव भाव है ना वो सीधा ही हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। अब ये लगाओ तुम अनजान आदमी कोई ऐसा मिलेगा, तो कोई आदमी मिल सकता है कि हाथ वगैरह मिलाएगा उनसे, नहीं। लेकिन वहाँ क्या है, जैसे रेगुलर जाओगे ना तो बहुत बिहेवियर बच्चे हैं, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। तो इस तरीके के बच्चे आपको देखने चाहिए। वो अपन जैसे सोचते हैं ना, काफी लोगों को अहंकार वगैरह आ जाता है कि यार क्या है अपन ये वो, कभी उनको मैं कहता हूँ उनको वहां घुमा के लाऊं मैं। कहाँ गया वो, हाँ ठीक है। तो ऐसे बच्चों को अपन को देखें अपन, तो अपन को पता पड़ेगा जीवन में हम तो कितने सही हैं। काफी लोगों को लगता है ना कि हम ही सबसे बेकार हैं, तो भाई हम तो बहुत सही हैं, जिसके हाथ पैर सही हैं, अपन देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, कम से कम उनसे तो बहुत अच्छे हैं। वहाँ एक बच्चा तो 7 साल का है अभी, 7 या 8 साल का होगा। ये लोगो,
अब ये फर्स्ट ऑर्डर पूरी करा दूं क्या? आज रहने दो 2 मिनट को। बताओ, यहां तक कर लो भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक आपको एक चीज बताना चाह रहा था इसके अंदर। काफी बच्चों को जो लगता है ना कि अपन सी वगैरह कैसे लेके आए, 2 तरीके होते हैं इनके डेरिवेशन के। आपको शायद, मेरे को लग रहा है स्कूल के अंदर ये कराया होगा इन जनरल। मैं उसको ऐसे लिखाता हूं, इन जनरल के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। समझ गए? अब इसका मतलब ये होता है इसमें बच्चा कभी गलती करेगा ही नहीं। ठीक है, 40% कंप्लीट हुई है, मतलब 100 माइनस 40 करेगा तो अपने आप ही 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल ये लिख लो, इन जनरल ये लिख लो। अब ये कुछ है नहीं, सेम टू सेम वही है, क्योंकि देखो जो ए लिखा है ना ये आर नॉट है बेटा। क्या है? आर नॉट। और जो आर लिखा है ना वो ये ए माइनस एक्स। आगे बात समझ में? वो अपन ने लिखा है कि इतना बचा है, टी टाइम के बाद में इतना बचा है, वो चीज लिखी अपन ने। ठीक है, और लेकिन ये क्या है? ए माइनस एक्स मतलब इनिशियल में से कुछ कम हो चुका है। ये लिख लो इन जनरल। ठीक है, अब कल अपन इसके ग्राफ की बात करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर लेंगे। ठीक है।